नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। हिंदुस्तान की आर्मी मोदी की डिप्लोमेसी से चीन एक बार फिर हार गया और उल्टे पांव भागने पर मजबूर हुआ। आज की बड़ी खबर यह है कि पिछले एक महीने से लद्दाख की गलवान घाटी में जो चीन के सैनिक जमे हुए थे वो पीछे हट गए। लद्दाख में चीन के सैनिक 100 मीटर पीछे हट गए। अब से 48 घंटे बाद भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत होनी है और उससे पहले चीन बैकफुट पर है। चीन के सैनिक 100 मीटर पीछे गए हैं। ये वो चीन के सैनिक है जिनके बारे में कहा जाता था कि कुछ भी कर लो ये तो पीछे नहीं जाएंगे। इसी चीन के बारे में कहा जाता था कि ये तो जब जहां तक आ गया वहां से हिलेगा नहीं, ये तो अंदर आ गया। लेकिन ये मोदी की डिप्लोमेसी है, मोदी सरकार की डिप्लोमेसी कहिए, जिस तरीके से बातचीत के लिए प्रेशर बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनाया गया, उसका नतीजा है कि चीन बैकफुट पर है और 100 मीटर पीछे चला गया है बातचीत होने के पहले ही। यह बातचीत 6 तारीख को होनी है, उसके पहले चीन के सैनिक पीछे चले गए। कमांडर लेवल की बातचीत होनी है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति रही है उसका असर देखिए कि चीन की वो सेना जिनके बारे में कहा जाता कि ये पीछे हटेंगे ही नहीं, वो पीछे गए हैं 100 मीटर। लद्दाख में गलवान घाटी का वो इलाका जहां पर ये पीछे गई है चीन की सेना, पैंगोंग सो की तरफ पीछे 100 मीटर हटे हैं और लगातार वहां पर ये सैनिक टिके हुए थे। उनसे बात करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उनका परिचय पहले आपसे करा देता हूं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके अलावा अभय कृष्णा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमारे साथ हैं, विनोद भाटिया लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमारे साथ हैं और बीएस जायसवाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है और आपसे चर्चा की शुरुआत करूं सर कि जायसवाल साहब, ये चीन की सेना जिसके बारे में कहा जाता है ये तो एक कदम पीछे नहीं जाएंगे, ये 100 मीटर पीछे कैसे चले गए? देखिए, पहली चीज कि मैं थोड़ा सा बुरा ना मानिए, मेरे ख्याल से मीडिया को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ऐसे नाजुक मौके के ऊपर, जबकि हम चीन के खिलाफ इस मुताबिक के जो अल्फाज इस्तेमाल करें। मेरी बात कर रहे थे कि जो चीन के साथ विवाद चल रहा है लद्दाख में, उसको लेकर क्या स्थिति है और चीन की फौज कहा जा रहा है कि पीछे गई है, इसके क्या मायने हैं? क्या चीन पर विश्वास किया जा सकता है? क्या हालात हैं? हमारे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जनरल जायसवाल, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि प्रधानमंत्री की कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई थी, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। अब आप अपनी बात पूरी करें। कोई बात नहीं। हाँ, मैं पहली चीज जो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि ये जो भी स्टेटमेंट्स मीडिया करती है इसका बड़ा असर पड़ता है। तो एक्रोमनस स्टेटमेंट जो है चीन के खिलाफ, मेरी गुजारिश है कि डिप्लोमेसी में डिसेंसी बहुत जरूरी है, तो उसको थोड़ा सा अगर कायम रखें चाइना की तरफ। जहां तक सवाल आपका है, देखिए, ये जो 100 मीटर पीछे जाना है या 200 मीटर पीछे जाना है, ये एक रेजोल्यूशन नहीं है। ये टेंशन को नीचे लाने के लिए है कि जो पॉइंट कांटेक्ट है, जहां फेस टू फेस कांटेक्ट था, उसको दूर करने के लिए, ताकि कोई स्थिति जो है दूसरे तौर पर स्पाइरल ऑफ नहीं हो जाए। ये जो जितना भी वहां पर ये ट्रांसग्रेशन हुआ है, इसका हल सिर्फ डिप्लोमेसी के थ्रू है। इसमें काइनेटिक एक्शन का कोई मेरे हिसाब से स्कोप बिल्कुल भी नहीं है। हमारी तरफ से परसुएशन, फर्म डिप्लोमेसी, ये दो चीजें जरूरी है। अगर वो पीछे हटा है, ये चाइना का हमने स्टडी किया है पहले भी, जैसे डोकलम में 73 डेज में उन्होंने कहा पहले पीछे आप हटिए फिर हम हटेंगे। हम डटे रहे, फिर वो पीछे चले गए, लेकिन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते रहे। तो कोई चाइना के बारे में कह नहीं सकता है कि क्यों वो पीछे हटे हैं। ठीक है, टेंशन को रिड्यूस करने के लिए अभी मतलब चाइना के बारे में कुछ भी आखिरी टिप्पणी करना मुश्किल होगा। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अभय कृष्णा भी हैं। अभय सर, आप तो चीन की नब्ज जानते हैं, समझते हैं, आप जरा समझाइए, ये चीन जिसको दर्शकों ने देखा डोकलाम के वक्त कि 73 दिन तक अड़ा रहा कि मैं पीछे एक पैर नहीं खींचूंगा, वो इस मसले में पहले उनके राजदूत ने कहा कि वहां पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है, बातचीत से हल हो जाएगा, और अब हम देख रहे हैं कि फौज 100 मीटर पीछे गई। ये क्या हुआ, क्यों हुआ?
देखिए, पहली बात तो मैं आपको साफ साफ बोलूंगा कि चीन को नब्स कोई नहीं जान सकता है। सो ये सब एक स्पेकुलेशन है। लेकिन जहां तक डोकलाम का सवाल था, डोकलाम में हमको डटना पड़ा, और ये डटने की वजह से ही फिर धीरे धीरे स्केल डाउन हुआ, क्योंकि इसको एस्केलेट करने के लिए चीन भी तैयार नहीं है। और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके बनाने का सवाल है, उस इलाके में वो पेट्रोलिंग करने आते थे पहले, तो कुछ टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने ट्रूप्स के लिए जरूर वहां पर उन्होंने छोड़ गए हैं वो। अब जहां तक लद्दाख का सवाल है, ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि अभी दोनों सेना अभी आमने सामने जो थी, अब वो थोड़ा पीछे हट गई है, ताकि फिजिकल कॉन्टैक्ट अभी ट्रूप्स का नहीं हो। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट जब ट्रूप्स का थोड़ा टूट जाता है, तो वायलेंस के चांसेस लोकल लेवल पर बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि दोनों अभी हट गए पीछे। दूसरी अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर ये टॉक्स होगा। इसका मतलब है कि ये अब मामला लोकलाइज हो गया है, अब ये लोकल लेवल पर हो जाएगा रिजॉल्व। अब इसमें बहुत ज्यादा हमको अभी हाइप करने की जरूरत नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि एक शुरुआत हो गई है। पीछे हटना एक बिगिनिंग है, एक शुरुआत है। अब लोकल लेवल पर ये लेफ्टिनेंट जनरल्स बात करके अब इसको सुलझा लेंगे, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है, इंडिकेशन मिल रहा है। जनरल भाटिया, आपके हिसाब से इसमें कितनी डिप्लोमेसी का असर है कि चीन के सैनिक पीछे गए, और कितना इस बात का असर है, इस मैसेज को स्ट्रांगली देने का असर है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 वाला भारत है? मैं बताना चाहूंगा, वैसे पहले जैसे जसवाल साहब ने बिल्कुल ठीक बोला, मैं उससे 100% सहमत हूँ, वैसे भी मेरे सीनियर हैं। जो हमें समझना चाहिए कि जो एलसी है पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी में बहुत अंतर है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो इंडिया चाइना बॉर्डर पर है, उसकी कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमारी एक परसेप्शन है एक जगह तक, उनकी एक परसेप्शन है एक जगह तक। वो जो बीच का जो ग्रे एरिया है, वहां पर अधिकतर ट्रांसग्रेशन हर रोज ही होते हैं, कोई नई बात नहीं है ये। और कभी कभी वहां पर क्या होता है, एक स्टैंड ऑफ हो जाता है, एक फेस ऑफ हो जाता है, जो अभी चल रहा है। और हमें ये जान के मानना चाहिए कि हमारी एस्टैब्लिश मैकेनिज्म्स हैं, हमारे कॉन्फिडेंशियल मेजर्स हैं, हमारी एग्रीमेंट्स है, 5 एग्रीमेंट है हमारी। 1954 एग्रीमेंट है जो ट्रेड एग्रीमेंट थी, 93, 96, 2005 और 2013 की एग्रीमेंट है जो बॉर्डर डिफेंस कॉर्प्स एग्रीमेंट है। इसके मुताबिक हमने आज तक 1975 से लेकर आज तक हमने वहां पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन कर रखा है। तो मैं नहीं समझता कि दो बड़े देश हैं, दो महान देश हैं, दो एशियन जायंट्स हैं, ये वहां पर एक कन्फ्लिक्ट के लिए है। लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये भी कहूंगा कि हमने हमेशा अपना जो स्टांस जो है फर्म रखा है वहां पर, और फर्म रखेंगे। साथ साथ जो हमारा बिल्डअप है वो इक्विटेबल और प्रोपोर्शनल है, जितना वो कर रहे हैं उतना हम कर रहे हैं, ना हम ज्यादा कर रहे हैं ना हम कम कर रहे हैं। तो ये विश्वास है कि चलिए कि हम भी वहां पर डटे हुए हैं, डटे रहेंगे, और इसका रेजोल्यूशन जो है वो मिलिट्री लेवल पर है, सीबीएम्स हैं वहां पर ब्रिगेड लेवल टॉक्स हो रही हैं, अभी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल टॉक होंगी वहां पर, और डिप्लोमेसी जो हो रही है दिल्ली और बीजिंग के बीच में, ये एक साथ चलती है। ये नहीं कि मिलिट्री अलग बोल रही है या डिप्लोमेट्स अलग बोल रहे हैं, ये सब मिलके जो है सिनर्जाइज होकर चलती हैं। और इसके होते हुए हमने पहले भी देखा है, देवसंग में देखा 2013 में, चुमर में देखा, डोकलाम में देखा कि हम हमेशा इसको दोनों देश मिलके बैठ के इसको पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये दोनों के इंटरेस्ट में है, ये चाइना के इंटरेस्ट में, हमारे इंटरेस्ट में भी है, उनके इंटरेस्ट में भी है। आज यह स्थिति है जहां चाइना को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को चाइना की जरूरत है, लेकिन चाइना को इंडिया की ज्यादा जरूरत है। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आपकी जानकारी क्या बता रही है, बॉर्डर पर क्या हुआ कि चीन की फौज जो है वो थोड़ी पीछे गई? सुशांत, इस पूरे ईस्टर्न लद्दाख को खासतौर पे इस समय के 28वें दिन फेस ऑफ का हो चुका है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि सितंबर 2019 को सबसे पहले दरअसल चाइनीज पीएलए ने जो फिंगर 4 पोजीशन है पेंगोंगसो का, उस रोड हेड को ब्लॉक करने की कोशिश की थी। और इसी को देखते हुए भारतीय सेना ने उसे एक पैरेलल पहाड़ों के ऊपर से एक रास्ता तैयार किया था, ताकि कहीं से भी पैरेलल बी जो है, यानी पैरेलल रूट बी जो है, उसे ब्लॉक न कर सकें। बस उसके बाद ठंड शुरू हो गई, यानी विंटर में पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। और यह अनुमान लगाया जा रहा था आर्मी हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा कि जैसे ही एक बार फिर से समर सीजन शुरू होगा, यानी रोड हेड खुलेगा, तो उसके बाद ये फेस ऑफ की कंडीशन होगी। दूसरी बात, ये
करीबन 170 से ज्यादा इस समय ट्रांसग्रेशन की पूरी हरकतें चाइनीज पीएलए ने 3488 किलोमीटर के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर की है। दरअसल ज्यादा डिटेक्शन की वजह यह है कि इस समय भारतीय सेना का सर्वेलेंस और साथ में पेट्रोलिंग टीम काफी ज्यादा इक्विप्ड है और लगातार इस पूरे एरिया में सिर्फ यही नहीं बल्कि 4 राज्य और एक यूटी के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। तो इसी को देखते हुए अब आप पेंगोंगसो को सितंबर 2019 के पेंगोंगसो के रोड ब्लॉकेड के साथ जोड़कर देखेंगे तो ये पूरा मामला बिल्कुल क्लियर होता है। अच्छा, गलवान इसलिए क्योंकि गलवान में प्रेशर बिल्डअप करने की इन्होंने कोशिश की। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 जो आर्मी हेडक्वार्टर और मिलिट्री ऑपरेशंस के जो हमारे जानकार हैं, सोर्सेज हैं, उनके मुताबिक पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे वो पीछे हटे हैं, करीबन 100 मीटर के लगभग पीछे की तरफ हटे हैं। तो ये एक पॉजिटिव नोट है। अभी तक कुल मिला के 4 बार ब्रिगेडियर लेवल, 3 बार मेजर जनरल रैंक ऑफिसर लेवल बातचीत हो चुकी है जो बेनतीजा निकली। लेकिन आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पॉजिटिव नोट के साथ 6 तारीख को यानी कल लेफ्टिनेंट जनरल यानी कोर कमांडर 14 कोर के फायर एंड फ्यूरी कोर जिसे कहते हैं उसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह मोल्डो में होंगे। साथ में चाइना की तरफ से वेस्टर्न थिएटर कमांड के जो हेड है जॉन माफ कीजिएगा, वो उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल रैंक ऑफिसर वहां पे मौजूद होंगे। ये दोनों के दोनों वहां पर होंगे और एक बार फिर से सबकी नजर उस बातचीत पर होगी। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, इसीलिए डिप्लोमेटिक चैनल को लगातार एंगेज किया गया है भारत की तरफ से ताकि जल्द से जल्द ये फेस ऑफ की कंडीशन। अब देखिए, अब पहली चीज तो ये है जो हमारे बाकी मेहमान भी कह रहे हैं कि एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप ये है कि चीन की सेना पीछे गई। अब यहां से बातचीत जब होगी तो क्या भारत हासिल कर सकता है, इस पर भी हम चर्चा करें। उससे पहले जनरल कृष्णा एक चीज समझाइए कि क्या चीन की स्ट्रैटेजी यही थी कि वो भारत को ये संदेश दे, ये मैसेज दे कि चीन एक बड़ी ताकत है, एक राइजिंग ताकत है, उसको हल्के में ना ले, और ये मैसेज देने के बाद वो पीछे चला जाए? मैं तो यही कहूंगा कि अगर चीन अपने आप को एक राइजिंग पावर समझता है तो चीन को एक बात याद रखने की बहुत ही जरूरत है। एक आपने सुना होगा थूसी से डाइजस एक ट्रैप होता है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कि जब भी एक ग्लोबल पावर को किसी राइजिंग पावर ने चैलेंज किया है तो वॉर हुआ है। तो मेरे ख्याल से चीन को ये बात समझना चाहिए कि अगर वो अपने आप को राइजिंग पावर समझ रहा है तो इस तरह की फिर हरकत उसको करनी नहीं चाहिए। 17th सेंचुरी में आपने देखा होगा कि हॉलैंड एक ग्लोबल पावर होता था कंट्री, उसको फिर ग्रेट ब्रिटेन ने चैलेंज किया। उसी तरह से फिर सोवियत यूनियन के साथ हुआ, उसी तरह फिर फ्रांस के साथ हुआ, ब्रिटेन के साथ हुआ, और ये वर्ल्ड में होता आया है। तो अगर थूसी से डाइडस ट्रैप को अगर ठीक से देखा जाए तो शायद वही सिचुएशन फिर से डेवलप हो रहा है। तो चाइना अगर होशियार है तो फिर उसको ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। दूसरा क्या है कि चाइना के लिए इंडिया एक बहुत ही क्रिटिकल ज्योग्राफिकल सेगमेंट, सबसे ज्यादा लंबा बॉर्डर उसका इंडिया के साथ है। उसकी जितनी ट्रेडिंग रूट्स है, शिपिंग रूट है, वो सब इंडियन ओशन के थ्रू आती है। तो क्या उसको, और अभी 14 कंट्री के साथ उसकी बाउंड्री है और ज्यादातर देशों के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं, तो क्या उसको एक दुश्मन और चाहिए? और अगर उसको एक राइजिंग पावर बनना है तो अपने जितने 14 उसके नेबर हैं उसके साथ कम से कम उसको दोस्ती बना के रखनी चाहिए, और उसमें इंडिया बहुत क्रिटिकल है। तो अगर वो एक तरफ अपने आप को राइजिंग पावर समझता है और ये फिर हरकत कर रहा है एक मैसेज देने के लिए कि वो राइजिंग पावर है और उसी तरह इसलिए इंडिया को एक पर्टिकुलर वे में उसके साथ बिहेव करना चाहिए, तो आई थिंक ये बहुत ही गलत स्टेप उसने लिया है। मेरा ख्याल है कि शायद चाइना को आगे आने वाले टाइम का डर है कि अक्साई चीन जो एक्चुअली लद्दाख का हिस्सा है वो कहीं लद्दाख के साथ नहीं जुड़ जाए। बल्टिस्तान, गिलगित बल्टिस्तान जो कश्मीर का हिस्सा है, कहीं कश्मीर के साथ नहीं जुड़ जाए। और ये जो रोड हमारा काराकोरम की तरफ बना है, ये सब उसको एक डर उसके अंदर बैठा दिया है। तो इसीलिए शायद ये सब छोटी छोटी हरकत हो इस इलाके में करना शुरू किया है। ठीक है सर, इस पर हम थोड़ी और चर्चा करेंगे कि अगर वाकई चीन अक्साई चीन को लेकर चिंतित है तो उसके पीछे जाने का क्या मतलब होगा और इस बातचीत में भारत का रुख क्या होना चाहिए, इस पर भी हम बाकी मेहमानों से चर्चा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर हम बने हुए। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जो विवाद चल रहा है लद्दाख में, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। चीन के सैनिक 100 मीटर पीछे गए हैं,
लेकिन क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है और इस कदम को पीछे खींचने का क्या मतलब है? भारत कितने कदम आगे जा सकता है इस बातचीत में, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अभय कृष्णा हमारे साथ बने हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जायसवाल हमारे साथ हैं। जायसवाल साहब, एक बात बताइए कि अभी हमने देखा भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की भी बात हुई जिसमें चीन का जिक्र हुआ। उससे पहले हमने भारत के रक्षा मंत्री को देखा अलग अलग देशों के रक्षा मंत्रियों से बात करते हुए। ये जो सारी चीजें चल रही थी बीते एक महीने में, इसका कितना असर है जो आज के हालात हैं बॉर्डर पर, उस पर? देखिए, आज के हालात के ऊपर इन बातचीत का इस वक्त तक असर नहीं है। ये एक वर्ल्ड ओपिनियन बिल्डिंग का प्रोसेस होता है जिसमें कि डिप्लोमेटिकली हम कंट्रीज को एंगेज करते हैं और अपना रवैया उनको बताते हैं क्या है क्या नहीं है। इस वक्त चीन जो है वो बैकफुट पर है, तो लेकिन उसका एग्जैक्ट जो फॉल आउट है वो ये नहीं है कि जो ट्रांसग्रेशन इन्होंने किया है। ये उसका दूसरा मुद्दा है, ये जो एज पार्ट ऑफ क्रीपिंग असर्टिवनेस थोड़ा मसल फ्लेक्सिंग जो है, जहां पे कोर्सिव स्ट्रेटजी आ रही है, क्योंकि हमारा जो रवैया रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम गिलगिट बाल्टिस्तान को अपनी तरफ लेंगे और ये इलाका जो है चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां बाशा डैम बनाया उन्होंने, जो सीपेक है वो बनाया है, और ये वही इलाका है जहां पर कि चीन और पाकिस्तान का एक्चुअल बेयर हग जो है क्लूसिविटी वो हो सकती है। तो क्योंकि हम अपना उस तरफ बता रहे हैं तो वो यहां पर अपना थोड़ा मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हैं। ये मसल फ्लेक्सिंग जो अरुणाचल में क्यों नहीं हुआ? मैंने वहां पे कोर कमांड की है, मैं उस इलाके का चप्पा चप्पा जानता हूं। वहां पर क्यों नहीं उन्होंने साथ साथ किया? सेंट्रल सेक्टर में क्यों नहीं किया? तो ये एक मैसेज है कि आप जो है, बिकॉज सॉलिडारिटी उनके पाकिस्तान के साथ में है, वो उनको बताना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं, हम भी इंडिया पे प्रेशर डालेंगे। और ये जो फेस ऑफ्स जो हैं ये चलते रहते थे पहले भी, हम भी करते थे, हम भी लेकिन सर, जो लोग अभी ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो ये सोचेंगे, आपने कहा, अभय सर ने भी कहा कि अक्साई चीन को लेकर चिंता है, गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर अगर चीन की चिंताएं हैं, तो फिर वो बैकफुट पर क्यों जाएगा सर? नहीं कहा मैंने अक्साई चीन, नहीं आपने नहीं कहा, अभय सर ने अक्साई चीन कहा, आपने गिलगिट बाल्टिस्तान का कहा, उन्होंने जिक्र किया ठीक है। लेकिन फिर अगर ये चिंतित है तो वो और अग्रेसिव होना चाहिए था। नहीं, ऐसा है, आप जो है एक मैसेज देते हैं, मैसेज कन्वे करने के बाद में जो है उसको सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाता है, क्योंकि दोनों देश जो है इनके इंटरेस्ट में है कि हम को एग्जिस्टेंस के तौर पर रहें, ना कि एक बिलिजरेंस के तौर पर रहें। बिलिजरेंस चलती रहती है, लेकिन अगर आप देखें, एनालिसिस करें ये सारे इलाके के अंदर, तो आप देखेंगे कि सिर्फ यही हुआ है। इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन उस तरफ पड़ता है, गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ। अक्साई चीन, जनरल अभय कृष्णा साहब बड़े एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं। मेरा अपना रवैया जो है अक्साई चीन की हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जाना पड़ेगा। 1893 में क्या हुआ था, हुता चिन वो मैप लेके आया था। 1899 में क्या हुआ था, मैकार्टनी डोनाल्ड लाइन वो एक्सेप्ट की गई थी। 1979 तक जो जॉनसन लाइन 1865 में ब्रिटिशर्स उस तक पीकिंग यूनिवर्सिटी के जो नक्शे थे 1933 तक, वो अक्साई चीन को इंडिया का हिस्सा दिखाते थे। जब हम आजाद हुए उस वक्त हमने एक यूनिलैटरल लाइन ऊपर से हमने बना दी, जिसको हम अक्साई चीन अपने तौर से देखते हैं। लेकिन चाइनीज जो हैं वो 1899 का जो ब्रिटिश इंडिया का और चाइना का जो आपस में संबंधी हुई थी, जिसके तहत लेंगजीतान प्लेन्स जो कि काराकोरम के हमारी तरफ है, प्लेन्स जो ग्रेट काराकोरम के वो हमारी तरफ थी, और उन्होंने बताया कि उसके परली तरफ की जो चीन के होंगी। इसीलिए 1956 में उन्होंने 179 किलोमीटर की एक
रोड अक्साई चीन के बीच से बनाई। सर, आपने पूरा ये इतिहास कहते बड़े हुए स्पष्ट तौर पर सामने रखा है। बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि क्या दोनों देशों के बीच स्थिति रही है, और स्पेशली जब हम अक्साई चीन की बात करते हैं। जनरल भाटिया, एक आखिरी कमेंट आपसे कि अगर चीन वाकई बैकफुट पर है और बातचीत होती है दोनों देशों के बीच कमांडर लेवल की, भारत का रुख क्या रहना चाहिए यहां से? देखिए, पहली बात तो मानने को तैयार नहीं कि चीन अभी बैकफुट पर है, दोनों इक्वल फुटिंग पर है। इंडिया भी फर्म फुटिंग पर है, चीन भी फर्म फुटिंग पर है, दोनों के अपने अपने इरादे हैं। और भारत की और चीन की दोनों की अभी जो आगे की नीति यही है कि हम उसको जो एस्टैब्लिश मैकेनिज्म्स हैं, जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद एग्रीमेंट्स हैं, उसमें बैठ के इस मसले का हल ढूंढें। और ये मसले का हल अभी के लिए ढूंढें और हमें उसके आगे देखना चाहिए। हमें एक LAC की कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए ताकि ये चीज बार बार ना हो, और हम दोनों मिलकर ये कर सकते हैं। जो पोस्ट कोविड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो बिल्कुल अलग होगा। उसमें क्या होगा, इंडिया और चाइना जो है इमर्जिंग वर्ल्ड पावर्स है, इंडिया एक ग्लोबल लीडर है। चाइना को इंडिया की जरूरत पड़ेगी, इंडिया को चाइना की जरूरत पड़ेगी। हमने मिलकर चलना है, हमारे बॉर्डर चाइना के साथ मिलते हैं, लगते हैं उनके साथ। इंडियन ओशन में इंटरेस्ट है हमारा, तो हमारे जो दोनों का विन विन चलना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि दोनों देश मिलके इसको स्थिति को संभाल सकते हैं, संभालते रहे हैं। बिल्कुल, उम्मीद यही की जानी चाहिए सर कि जब बातचीत हो तो ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली जाए, इसका एक कोई लंबे वक्त के लिए सोल्यूशन मिले, ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और जैसा आप कह रहे हैं, चाहे भले जायसवाल साहब कहें कि चाइना बैकफुट पर है या आप कहें कि दोनों सेम फुट पर हैं, लेकिन भारत इस वक्त आंखें मिलाकर बात कर रहा है, ये अच्छी बात है और एक सकारात्मक पहलू वहां से निकल कर आएगा, इसकी उम्मीद हम करते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले को बहुत विस्तार से और अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाने के लिए।